नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, रोजाना वैसे तो अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। कल अपन ने ली थी राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन वाली क्लास थी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेना। वैसे मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको देख लेना। वैसे प्लेलिस्ट में भी है राजस्थान पुलिस करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है। बिल्कुल 3.5 घंटे की, 3.25 घंटे की क्लास है, उसको देखोगे उसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलेगी और राजस्थान की जितने भी भजनलाल सरकार की जितने भी नई योजनाएं वो सब वहाँ पर मिलेगी। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और एक मैराथन में आपको साथियों 1 जून के आसपास और दे दूंगा, ताकि आप 13 दिन तक जो है उस मैराथन को आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 जून के पास आपको एक मैराथन मिलेगी राजस्थान करंट अफेयर्स की। और मैं आज से, अगर आप सहमत हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, ये पैटर्न अच्छा लगता है, तो मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए तैयार हूँ। 10 जून तक जो है मैं आपको ऐसा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। पूरी ज्योग्राफी और पूरी क्लास संस्कृति में आपको इसी फॉर्मेट में रिवीजन करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाए तो फिर मैं करवाना असंभव, ये सब करवाना असंभव है, ठीक है। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवा दूंगा साथियों, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मैं टाइप करवा सकूं, ठीक है। और मैं तो आपके लिए बस एक आपका प्यार रहता है, बाकी उस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। मुझे पैसा मिलता है ना, यूट्यूब मुझे इतना पैसा देता है। बाकी एक आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं, इस वजह से मैं ये सब करता रहता हूँ, ठीक है। और पॉजिटिव कमेंट आएंगे आपके तो फिर मैं आपको जो है हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, बिल्कुल फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम में आने लायक फैक्ट होंगे, वही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और ये सेम क्लास साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस जैसी परीक्षा में भी ये रामबाण साबित हुई थी। यही मैंने चीज़ें पढ़ाई थी और यही राजस्थान पुलिस वालों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कमेंट करोगे तो फिर मैं आपको पूरी राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार जो है लाइक ज़रूर करें। और नए विद्यार्थी हो आप तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ शेयर करें क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक से पहला अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। अब वन्य जीव अभयारण्यों में अपन क्या पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आती है, अदरवाइज कोई चीज़ अपन कचरा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो भाई, ये राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाली है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य की। तो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं साथियों? 27 है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 27 वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। अगर अपन बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की, अब देखो कंजर्वेशन जो रिजर्व है उसका मैंने मैप के साथ जो है आपके फोटो भी डाल दिया है, ठीक है ना। और अभी कितने हैं वर्तमान में? 36 हो चुके हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 5 हैं। पांचों की अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। और ध्यान रखना है, ये मैंने आपको मैप के सहित इमेज डाल दी है और मैं कल इस पर क्लास भी ले लूँगा, ठीक है। अभी जो टाइगर रिजर्व है साथियों वर्तमान के अंदर वो कितने हैं? वो 5 हैं। और पांचवा जो नया बना है वो धौलपुर और करौली बना है, नवीनतम बना है, ठीक है। ये एचटी जैसा कैसा आरएस में छपा था साथियों, यहाँ से पहला ही पॉइंट था, पहला ही फैक्ट था, ठीक है। और ये राजस्थान पुलिस के लिए भी साथियों महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर का कौन सा था? तो रामगढ़ विषधारी था, जो बूंदी के अंदर है। कौन सा था? रामगढ़ विषधारी। और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पर था साथियों? तो ये बूंदी के अंदर था, ठीक है। ये प्रदेश का कौन सा था साथियों? ये फोर्थ क्रम का था, इतना याद रखना है। और देश का 52वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है। मृग वनों की संख्या कितनी है? 7। ये अब नहीं पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जंतुआल्य की। तो जंतुआल्य कितने हैं? जंतुआल्य हैं साथियों अपने राजस्थान में 5 हैं। अब पांचों जंतुआल्य कौन कौन से हैं वो देखिएगा। अबेड़ा जैविक उद्यान जो कोटा के अंदर है, और मरुद्रा जैविक उद्यान जो कहाँ पर है साथियों? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और माचिया जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये जयपुर में है, ठीक है। इन पांचों को याद कर लेना, क्योंकि मिलान को जो प्रश्न है सम्मिलित करने वाला वो पूछा जा सकता है। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा, मरुधर जैविक उद्यान बीकानेर, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, ठीक है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। 5 जंतुआलय हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं। पहले 27 थे जिस टाइम अपन ये क्लास कर रहे थे, अब लेकिन अब ध्यान रखना साथियों, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या अगर अपन बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 36 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेशन रिजर्व की अभी अपने चर्चा करी थी, कितने हैं साथियों? 36 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद रख लेना, 36 की क्लास में ले लूंगा। वैसे आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ सारी इमेज आपको मिलेगी, ठीक है।
आखेट नदी क्षेत्र कितने हैं? 33 है। रामसर साइट्स कितनी है साथियों? राजस्थान में जो रामसर साइट्स हैं वो 2 हैं। अब 2 कौन कौन सी हैं तो ध्यान रखना, एक तो घना पक्षी विहार है जो केवलादेव अभ्यारण्य है, घना पक्षी विहार, ठीक है, जो कहाँ पर है? भरतपुर में है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा है सांबर झील, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सांबर झील, दोनों के दोनों हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, याद रखिएगा। चलो, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं साथियों? 3 है। 3 कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला था जो 1 नवंबर 1980 में इसकी स्थापना होती है, उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। एरिया की बात की जाए तो 282.03 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और दूसरा बनता है 27 अगस्त 1981 को, उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है, ठीक है। 28.73 किलोमीटर है इसका एरिया, ठीक है। और तीसरा जो बनता है साथियों वो बनता है 9 जनवरी 2012 को, ठीक है। कब बनता है? 9 जनवरी सन 2012 को बनता है, उसका नाम है मुकुंद रेल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एरिया इसका 199 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले बात करेंगे रणथंभौर अभ्यारण्य की, ठीक है ना। रणथंभौर अभ्यारण्य में जो जो फैक्ट पूछे जाते हैं उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। रणथंभौर अभ्यारण्य जिला आपसे पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? सवाई माधोपुर। कहाँ पर स्थित है रणथंभौर अभ्यारण्य? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है, ध्यान रखना, ये चंबल और बनास दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है, यानी कि दोनों नदियां जो हैं वो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर जो है आकर के मिलती है। चंबल और बनास दो नदियों के संगम पर बना अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। स्थापना होती है इसकी 1 नवंबर सन 1921 को, सॉरी सन 1980 को, जब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, याद रखना है। अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रेणियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक तो अरावली याद रख लेना और एक विंध्याचल, दोनों पर्वत श्रेणियों का संगम आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल व अरावली पर्वत श्रेणियां किन अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी तो ध्यान रखना रणथंभौर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य में, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर 1973 से लेकर के 1974 बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था तो सन 1973 से 74 के बीच में जो है इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया था साथियों, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। बाघ परियोजना में जो है इसको शामिल कब किया गया था? 1973-74 में, ठीक है। वैसे तो आपको नवीनतम पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? बाघों का घर भी कहते हैं इसको। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? रणथंभौर है। और इसे अपन किस नाम से जानते हैं साथियों? ध्यान रख लेना, बाघों के घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाघों के घर किसे कहते हैं? तो ये रणथंभौर अभ्यारण्य को कहते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब देखो भाई, इंडिया इको डेवलपमेंट जेफ परियोजना संचालित है। इंडिया इको डेवलपमेंट जो जेफ परियोजना है ये किस अभ्यारण्य के अंदर संचालित है? तो ध्यान रखना, ये रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर ही संचालित है। प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आप कहोगे सर पढ़ा या नहीं। अगर आप ध्यान से पूरी क्लास देखोगे तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। रिवीजन है, अंतिम समय में ऐसे ही जो रामबाण क्लास हैं ये कैप्सूल ही आपके काम आएंगी, ठीक है। और ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी साथियों, जेफ जो है परियोजना, ठीक है, इंडिया इको डेवलपमेंट। इसके बाद आता है दूसरा अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है। दोनों याद रखिएगा आप लोग। देखो भाई, केवलादेव अभ्यारण्य की अगर अपन बात करते हैं तो ये जिला तो कौन सा है साथियों? भरतपुर है, और ये भरतपुर जिले के अंदर स्थित है, याद रखना है आपको। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो केवलादेव है। राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना ये सबसे छोटा है, जबकि 28.73 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, ठीक है ना। एरिया आपसे पूछा जाए तो 28.73 वर्ग किलोमीटर एरिया है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें भी दो नदियां आती है, ठीक है ना। दो नदियों के संगम पर ये बना हुआ है, एक तो बाणगंगा नदी है, दूसरी है गंभीरी नदी, ठीक है। इनके संगम पर कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केवलादेव किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो बाणगंगा और गंभीरी, ठीक है। जबकि रणथंभौर था चंबल और बनास, ठीक है। और रणथंभौर अभ्यारण्य में दो पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, अरावली और विंध्याचल, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं केवलादेव अभ्यारण्य को, ठीक है ना। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है साथियों? ध्यान रखना, केवलादेव अभ्यारण्य को, जो कि विश्व के अंदर है। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भगवान शिव, और भगवान शिव कैलाश का मंदिर है, तो इसी के नाम पर इसका नाम केवलादेव पड़ा है साथियों। ध्यान रखना, भगवान शिव के नाम पर ही केवलादेव इसका नाम पड़ा है। सब जो सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको स्वर्ण त्रिकोण के अंदर जोड़ा गया है, याद रखिएगा।
यहाँ का जो मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। केवलादेव पक्षी अभयारण्य का जो मुख्य आकर्षण साइबेरियन क्रेन है, जो शीतकाल के अंदर आते हैं साथियों, यानी कि शीत ऋतु के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। अभयारण्य का दर्जा, ध्यान रखना, अभयारण्य का जो दर्जा है इसको किसके प्रयासों से दिया गया था? सलीम अली आयोग के प्रयासों से जो है इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना साथियों, ये रामसर स्थल भी है अपने भारत का, सॉरी राजस्थान का, ठीक है, रामसर साइट के अंदर भी इसको माना जाता है, ठीक है। अब अगले अभयारण्य है, देखो, धर्रा अभयारण्य जो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध है, मुकुंद रेल्स, ठीक है। दर्रा अभयारण्य क्लियर है, याद रखिएगा। मुकुंद रेल्स की बात करते हैं, कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसको 9 जनवरी सन 2012 को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। टाइगर रिजर्व का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में। देखो, मुकुंद रेल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ में है, जबकि अगर टाइगर रिजर्व की आपसे बात किया जाए तो इसका जो विस्तार है साथियों वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़ और झालावाड़ में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान सभी को पता होना चाहिए, ये कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, ठीक है। अब एरिया की अपन बात करते हैं, इसका जो कुल एरिया है 3162 है, जबकि जैसलमेर के अंदर 1900 वर्ग किलोमीटर एरिया है, बाड़मेर के अंदर 1262 किलोमीटर एरिया है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। ये किस पक्षी के लिए जाना जाता है? गोडावण पक्षी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जीवाश्म जो है, जीवाश्म जो पार्क है, जीवाश्म जिसको अपन आकुल वर्ड फॉसिल पार्क कहते हैं, तो वो राष्ट्रीय मरुद्यान में ही पाया जाता है, ध्यान रखना है साथियों। जीवाश्म उद्यान, ठीक है, और आकलवुड फॉसिल पार्क, याद रखिएगा। स्थापना होती है इसकी 8 मई सन 1981 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद देखते हैं साथियों अपन शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, देखो, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? 12 के अंदर है, सोरसेन 12 के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना की बात करें तो सन 1983 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब होती है? सन 1983 में इसकी स्थापना होती है। परवन नदी के किनारे पर स्थित है साथियों, परवन नदी के पीछे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांपों के शरण स्थली के इसको जाना जाता है, शेरगढ़ अभयारण्य सांपों के शरण स्थली के लिए साथियों इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, धौलपुर में स्थित वन्यजीव अभयारण्य। अब देखो, धौलपुर में साथियों 3 वन्यजीव अभयारण्य है। धौलपुर के अंदर कितने अभयारण्य है? ध्यान रखना साथियों, 3 वन्यजीव अभयारण्य है। अब तीनों वन्यजीव अभयारण्य ध्यान रखना, एक तो राम सागर है, मैं लिख देता हूँ इनको, ठीक है, ताकि एक जगह सारे इफेक्ट हो जाए। एक केसर बाग है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको, और एक है साथियों वन विहार, ठीक है ना, ये याद रखना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलो, इसके बाद देखो, अब देखिएगा, राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में, और उदयपुर में कहाँ पर है? गुलाब बाग के अंदर। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? तो अम्बेरी के अंदर है, उदयपुर में। और सीएनजी से संचालित प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? उदयपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। शायद बटरफ्लाई जो पार्क है साथियों ये उदयपुर के अंदर नहीं है, ये दूसरा दूसरा है यहाँ पर, ठीक है ना, उदयपुर में दूसरा है, ये ध्यान रखना है। चलो, सीएनजी से संचालित प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन उदयपुर के अंदर है, याद रखिएगा। अब देखो, तालछापर वन्यजीव अभयारण्य की अपन बात करते हैं। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य की अगर अपन बात करते हैं, देखो, सबसे पहले तो किस जिले में स्थित है? चूरू जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों के लिए ये जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात आती है काले हिरणों के लिए, काले हिरण, कृष्ण मृग, ठीक है। कुरुंजा के लिए भी जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं डेमोसिल क्रेन कहते हैं, ठीक है ना। कुरुंजा पक्षी के लिए जाना जाता है तालछापर वन्यजीव अभयारण्य जो चूरू में है। कृष्णमृग, काले हिरणों और कुरंजा डेमोसिल क्रेन जो है यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। और परिहार रण क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में। परिहार रण क्षेत्र जो है ये आपको देखने को मिलेंगे शेखावाटी क्षेत्र, यानी कि तालछापर अभयारण्य में, ध्यान रखना है, ठीक है। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान रखना, यहाँ पर चलाया जा रहा है वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तालछापर अभयारण्य में ही किया गया है। किस बजट में किया गया था? 2021 और 22 के बजट में इसको किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना साथियों, वर्षा ऋतु के अंदर जो है एक घास यहाँ पर पाई जाती है, वो उगती है, एक घास उगती है, उस घास का क्या नाम है साथियों? माचिया साइप्रस रोटेंडस, ठीक है ना। यानी आपसे पूछा जाए कि किस अभयारण्य में साथियों
माचिया साइप्रस रोटंडस घास पाई जाती है, तो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, कुरंजा पक्षी विहार कहाँ पर है? खींचन गांव जोधपुर में। ठीक है, कुरंजा पक्षी विहार कहाँ पर है? खींचन गांव जोधपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीता माता अभयारण्य की अगर मैं बात करूं, तो सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। पुराना जीके ही साथियों आपको याद रखना है। ठीक है, पुराना जीके ही पूछा जाएगा। इन अभयारण्य में थोड़ा उलटफेर भी हुआ है, ये ध्यान रखना है। सागवान वन की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक है, कहाँ पर? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य में जो है सागवान वन के लिए जाना जाता है। उड़न गिलहरियों के फेमस है। जिले आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। और चौसिंगा घंटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चौसिंगा और घंटेल पक्षी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सागवान वन सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीता माता अभयारण्य सागवान वनों के लिए जाना जाता है। क्लियर है? चलो भाई, अब बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की अगर बात करें तो ध्यान रखना ये कितने जिलों में फैला हुआ है, देखिएगा। एक तो सवाई माधोपुर में ये फैला हुआ है साथियों, ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और करौली। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और करौली में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। और एक है धौलपुर। ठीक है, याद रखिएगा। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर, इन 5 जिलों में जो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। नदी की बात करी जाए तो साथियों चंबल नदी के किनारे पर ये स्थित है। नदी कौन सी है? चंबल नदी के किनारे पर साथियों ये स्थित है। ये आप लोगों को विशेष तौर से याद में रखना है। ठीक है, अब धौलपुर में 3 अभयारण्य है, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। इनको भी देख लो यहीं पर। ठीक है, देखो, घड़ियाल और स्तनपाई डॉल्फिन कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के अंदर जो है घड़ियाल और स्तनपाई डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलो भाई, इसके बाद अगर अपन देखें तो ध्यान रखिएगा, जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य की अपन बात करते हैं। जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। ठीक है, जवार सागर अभयारण्य ध्यान रखना है। जवार सागर अभयारण्य की अगर बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में, कोटा में और बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी के अंदर ये विस्तृत है। कौन सा? जवार सागर अभयारण्य चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। नदी की बात की जाए तो ये चंबल नदी के तट पर स्थित है साथियों। किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर ये स्थित है, याद रखना है। और ध्यान रखना साथियों, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, दूसरा सर्प उद्यान कहाँ पर है? तो ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सर्प उद्यान कहाँ है साथियों? तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा सर्प उद्यान कहाँ है? भरतपुर में है, इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। क्लियर, याद रखिएगा। और विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये भी भरतपुर में है। विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो, प्रश्न पूछा जाए, दूसरा सर्प उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है। जबकि साथियों विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। ठीक है, विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर है? उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान जो है जवार सागर अभयारण्य के अंदर है, जो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, और विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला है भरतपुर में। दूसरा सर्प उद्यान है भरतपुर में। ठीक है, चलो, देखिए, एक पीवड़ा सांप है साथियों। पीवड़ा सांप की प्रजाति सभी को पता होना चाहिए, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं वेसेला सर्प। पीवड़ा सांप, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं वेसेला सर्प कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, नोट लगा करके लिखना साथियों, यह प्रश्न पूछा गया था और ये लगभग जब पूछा गया था सभी विद्यार्थियों के गलत था। लगभग लगभग के सारों के तो नहीं था, हो सकता है किसी का तुक्का भी सही हो गया हो। ठीक है, बांसदरा पहाड़ी, बांसदरा पहाड़ी पूछा गया था आपसे, तो ये सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर है साथियों, जो राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है, ध्यान रखना है। और ये उदयपुर के अंदर स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। बांसदरा पहाड़ी भी यहीं पर है। और ये राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य भी कौन सा है? जो है सज्जनगढ़ उदयपुर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट, सॉरी फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आदत प्रश्नों की पड़ी हुई है इसलिए मैं बोल देता हूँ, बुरा मत मानना भाई, कमेंट मत करना। ठीक है, मजाक की बात थी, मजाक में ही रखना। गजनेर अभयारण्य की बात करते हैं भाई। गजनेर अभयारण्य ध्यान रखना है बीकानेर के अंदर स्थित है। गजनेर बटबड़ पक्षी के लिए जाना जाता है, याद रखना है, बटबड़ पक्षी के लिए जाना जाता है। रेत का तीतर इसको अपन कहते हैं। और इंपीरियल सेड गाउंस के नाम से जानते हैं। इंपीरियल
सैंड गाउज के नाम से किसको जानते हैं? बटबड़ पक्षी को, जिसे अपन रेत का तीतर कहते हैं। और ये जंगली स्वरों के लिए भी जाना जाता है, गजनेर अभयारण्य। जंगली स्वर के लिए जाना जाता है कौन सा? गजनेर अभयारण्य। साथियों याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसके लिए जाना जाता है? जंगली सुअर, रेत का तीतर, इंपीरियल सैंड गाउज और बटबड़ पक्षी है कहाँ पर? बीकानेर में। नाम है गजनेर अभयारण्य। क्लियर है? सारी बातें याद रखिएगा। चलो भाई देखते हैं अगला अभयारण्य। अगला क्या है? फुलवारी की नाल, उदयपुर। ठीक है, फुलवारी की नाल अभयारण्य जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। साथियों याद रखिएगा, फुलवारी की नाल अभयारण्य। क्लियर है? देखो भाई ध्यान रखना साथियों, यह अभयारण्य भी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो है साथियों मानसी, दूसरी है वाकल। मानसी व वाकल नदियों के उद्गम स्थल पर बना हुआ है फुलवारी की नाल अभयारण्य। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानसी और वाकल नदियों का उद्गम किस अभयारण्य से होता है, तो आंसर आएगा आपका फुलवारी की नाल अभयारण्य। क्लियर है? याद रखना है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ का उद्गम होता है? मानसी, और दूसरी नदी कौन सी है? वाकल। इन दोनों का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभयारण्य, जो कहाँ पर स्थित है साथियों? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। स्थापना होती है इसकी 1983 में। फुलवारी नाल अभयारण्य की स्थापना कब होती है साथियों? 1983 में जो है इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखना साथियों, देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश का प्रथम ह्यूमन जो एनाटॉमी पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अभयारण्य का नाम आपसे पूछा जाए तो वो है फुलवारी की नाल अभयारण्य। ठीक है, तो देश का प्रथम एनाटॉमी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो फुलवारी की नाल अभयारण्य में। ठीक है, फुलवारी की नाल अभयारण्य में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखना। और यहाँ से एक नदी और गुजरती है, उसका नाम है सोम नदी। देखो इससे कौन सी नदी गुजरती है? सोम नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। फुलवारी की नाल अभयारण्य से कौन सी नदी गुजरती है साथियों? तो सोम नदी गुजरती है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, चित्तौड़गढ़ अभयारण्य की बात करते हैं भाई। चित्तौड़गढ़ अभयारण्य, देखो चित्तौड़गढ़ अभयारण्य की बात करें तो ये बस्सी अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पर बस्सी अभयारण्य एक तो जो ओराई व बामनी नदी का उद्गम है स्थल है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर दो अभयारण्य है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में दो अभयारण्य है। चित्तौड़गढ़ में एक तो बस्सी अभयारण्य है और एक भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभयारण्य पूछे तो ये कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़ में है। अब देखो बस्सी अभयारण्य से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो ओराई और एक बामनी। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? ओराई नदी और एक बामनी नदी। इन दोनों नदियों का जो है उद्गम होता है बस्सी अभयारण्य से। ठीक है, याद रखिएगा। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो इससे साथियों चंबल व बामनी नदी का उद्गम होता है। भैंसरोडगढ़ से तो होता है चंबल व बामनी नदी का, जबकि बस्सी अभयारण्य से होता है ओराई व बामनी का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। चलो भाई सॉरी, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से उद्गम नहीं होता है, ठीक है ना, मिलती है यहाँ पर आकर के उद्गम। बामनी का तो बस्सी अभयारण्य से होता है और ओराई का होता है। ठीक है, जबकि भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में एक तो चंबल नदी आती है और एक दास साथियों बामनी नदी। इन दोनों नदियां आकर के मिलती है और दोनों के संगम पर ही बना हुआ है कौन सा? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। एक तो चंबल नदी के किनारे पर, ध्यान रखना है। अब ये जल्दबाजी में फिर ऐसे बोला जाता है, फिर बच्चे कमेंट करते हैं। बामनी नदी, ठीक है, ध्यान रखना है भाई। चंबल और बामनी नदियों के किस संगम पर कौन सा अभयारण्य है? तो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। ठीक है, याद रखना है। चलो अब अगला देखते हैं अपन, कौन सा अभयारण्य है अब आता है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, जो कि अलवर में है। स्थापना होती है साथियों इसकी कब? सन 1955 में। और ये जाना जाता है हरी कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और रिसस बंदर व लंगूर के लिए जाना जाता है। रिसस बंदर व लंगूर कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में। हरे कबूतर की भी कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, देखो भाई सन 1978 और 79 में इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया था। 78 79 में बाघ परियोजना में शामिल, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट में किसको? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, देखो भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 ईस्वी लागू, ध्यान रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1972 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व देखो, पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर में है। मुकुंद रेल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा चित्तौड़ में है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली के अंदर स्थित है। वैसे लेटेस्ट तो आपको केवल और धौलपुर और करौली ही याद रखना है, क्योंकि बार बार यही पूछा जाएगा, ठीक है। इसको तो इंपॉर्टेंट लगा ही लेना आप लोग। देखो, अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं। देखो, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अब नए जिलों के अनुसार तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है ब्यावर के अंदर आ गया है, ठीक है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर, राजसमंद, पाली, लेकिन पढ़ना आपको पुरानी जिलों के अनुसार ही है। सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर, जो भालुओं का संरक्षण क्षेत्र है, याद रख लेना आप लोग। केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर स्थित है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ध्यान रखना, जयपुर में, जो धोक वन के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंद बारेठा अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, बंद बारेठा अभ्यारण्य। किशन बाग रेगिस्तानी पार्क की बात करते हैं, किशन बाग डेजर्ट पार्क यानी कि रेगिस्तानी पार्क, ये प्रश्न पूछा गया था भाई, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है। तो जयपुर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थापना होती है सन 1982 में, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो भाई, नाहरगढ़ उद्यान लोकार्पण हुआ था इसका 12 अप्रैल 2015 में। माचिया उद्यम लोकार्पण हुआ था इसका जनवरी 2016 में। नाहरगढ़ उद्यान का लोकार्पण होता है जून 2016 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है आमागढ़ जयपुर की। आमागढ़ जयपुर में ध्यान रखना है, एक तो तेंदुआ सफारी है और लेपर्ड सफारी है। अब दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आमागढ़ सफारी कहाँ पर है? आमागढ़ जयपुर में, ठीक है। आमागढ़ जो है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी जयपुर में है, और आमागढ़ तेंदुआ सफारी भी जयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो लेपर्ड सफारी है और एक तेंदुआ सफारी है। माउंट आबू अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है, और एक इको सेंसिटिव जोन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वन्य जीव शुभंकर की। जिले वाइज जो भी वन्य जीव शुभंकर हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन अजमेर से चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए आपको। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर। अजमेर किसके लिए है? अजमेर का जो शुभंकर है खड़मोर है, ठीक है, अजमेर का है खड़मोर। अजमेर के बगल में भीलवाड़ा आते हैं, उसका है मोर। अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का आता है मोर। नागौर का हंस है, नागौर का राजहंस है, जबकि टोंक का क्या है? हंस है। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है ना। अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, नागौर का राजहंस और टोंक का हंस, ठीक है। सवाई माधोपुर बाघ के लिए, सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है बाघ है। पाली का शुभंकर तेंदुआ है, ठीक है। और राजसमंद का जो शुभंकर है साथियों वो है भेड़िया। और करौली का शुभंकर क्या है? घड़ियाल है, क से करौली, ग से घड़ियाल, ठीक है। जयपुर का क्या है साथियों? चीतल है। और झालावाड़ का शुभंकर क्या है? गागरोनी तोता है साथियों, ध्यान रखना है, गागरोनी तोता। और झुंझुनू का क्या है? काला तीतर है, ध्यान रखिएगा। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिल, ठीक है। और वहीं बात करता हूँ श्रीगंगानगर की, तो श्रीगंगानगर का है चिंकारा। और चित्तौड़गढ़ की मैं बात करूँ तो चौसिंगा है, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा। सीकर की बात करते हैं तो सीकर से क्या है? शाहीन, सीकर शाहीन, स से शाहीन, स से सीकर, ठीक है। जालोर का भालू है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन उदयपुर की। उदयपुर का शुभंकर है कब्र बिज्जू। क्या है? उदयपुर का शुभंकर क्या है साथियों? कब्र बिज्जू। प्रतापगढ़ का क्या है? उड़न गिलहरी, ठीक है। भरतपुर का क्या है? सारस। क्या है भरतपुर का? सारस। धौलपुर का क्या है साथियों? पचीरा है। बांसवाड़ा का क्या है? ध्यान रखना है, जल पीपी है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जल पीपी है। बाड़मेर का शुभंकर क्या है साथियों? मरु लोमड़ी है, ठीक है। और कोटा का शुभंकर क्या है? उदबिलाव है, ठीक है। बारां का शुभंकर मंगर है, यानी कि मगरमच्छ है। बूंदी का क्या है? सुरखाब है, ठीक है। और जोधपुर का क्या है साथियों? कुर्जा है, ये तो याद रहना चाहिए आपको। बीकानेर का बट तीतर है, ठीक है, बीकानेर का बट तीतर है। सिरोही का जंगली मुर्गा है, याद रहना चाहिए। अलवर का क्या है साथियों? ध्यान रख लेना, सांबर है। दौसा का क्या है? खरगोश है, ठीक है। और डूंगरपुर का क्या है? जांगिल है, डूंगरपुर जांगिल। चूरू का क्या है? कृष्णमृग। और चूरू में तालछा पर अभ्यारण्य है, कृष्णमृग ज्यादा देखे जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जलवायु की। देखो, जलवायु एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और अपन उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जहां से साथियों अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, डेफिनेट 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जलवायु प्रदेशों की चर्चा करते हैं, और उन्हीं जलवायु प्रदेशों के बारे में बिल्कुल शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल कचरा अपन पढ़ने वाले नहीं है।
सबसे पहले अपन बात करेंगे BWHW की। BHW एक संकेत है और इसको अपन हिंदी में किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। BWHW को किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। कौन कौन से जिलों के अंदर आती है ये? एक तो जैसलमेर में आती है, बीकानेर में आती है, श्रीगंगानगर में आती है, हनुमानगढ़ में आती है और चूरू का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ हिस्सा। वैसे अब नए जिलों के अनुसार देखो तो अनूपगढ़ भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। BSHW की बात करते हैं। BSHW को कहते हैं अपन अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो जिले आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है साथियों जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है साथियों, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है और एक नागौर आता है। ठीक है, अब इनसे आप नए जिले भी आप इनसे जो टूट करके बने थे, जैसे फलोदी बना है, बालोतरा बना है, सांचौर बना है, सीकर से नीमका थाना वगैरह बना है, चूरू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, ये भी इनमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने को तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ पुराने जिले ही पढ़ने हैं। ठीक है, नए जिले आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो जिले आते हैं BSHW में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु में जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर क्लास को आप प्यार देते हो, शेयर करते हो, पॉजिटिव कमेंट करते हो, तो फिर ऐसी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ लाऊंगा साथियों, जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में ही एग्जाम में प्रश्न हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, कचरा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है भाई। 100 पेज पढ़ करके अगर आप 30 प्रश्न सही करो, या फिर आप 30 पेज पढ़ करके साथियों आप 28 प्रश्न सही कर दो, तो कितना बेहतर है। ठीक है, इसी प्रकार की क्लासें मैं आपके लिए लाऊंगा। देखो CWG आता है। CWG ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं वो CWG में आते हैं। इसे अपन कहते हैं उपार्द्र जलवायु, जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी जाना जाता है। ठीक है, देखो इसमें जो जिले आते हैं वो आता है, एक तो आता है अलवर साथियों, एक आता है भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, एक टोंक। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, अरावली का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं, और अरावली पर्वतमाला का जो है पूर्वी भाग भी CWG के अंदर ही आता है। इसके बाद एक आता है साथियों, चार ही तो जलवायु प्रदेश है, एक आता है AW। देखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, क्योंकि एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। ठीक है ना, जिले कौन कौन से आते हैं वो देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ और झालावाड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये रहा भाई BSHW, BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रकार से आपको मैप में भी दे दिया जाता है, तो उस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो अब बात कर लेते हैं अपन खनिज संपदा की। वैसे तो मैंने इस पर जो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अलग से क्लास आपको दे दी है, पर उसको आप ढूंढोगे उससे अच्छा है कि यहीं पर पढ़ लो। ठीक है, देखो खनिज संपदा की बात करते हैं भाई। खनिज संपदा, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है किसका? खनिजों का। खनिज का जो है एकमात्र उत्पादक जो जिला है, सॉरी राज्य है, वो किन किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है? देखो राजस्थान जो है सीसा एवं जस्ताएस, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इनका एकमात्र उत्पादन करता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में जो तेल के कुएं हैं, तेल क्षेत्र कितने हैं? 14 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तेल क्षेत्र 14 जिलों में फैला हुआ है। देखो सरस्वती तेल क्षेत्र जो बाड़मेर में है, कामेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर में है, ऐश्वर्य तेल क्षेत्र बाड़मेर में है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर में है, और दुर्गा तेल क्षेत्र बाड़मेर में है, जो कि नवीनतम है। भाग्यम, शक्ति और विजया और मंगला 2004 में इसकी खोज की गई थी। ये सभी के सभी साथियों तेल के कुएं हैं, बाड़मेर, सांचौर बेसिन के ये क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है। ये सभी के सभी तेल क्षेत्र हैं, न कि गैस क्षेत्र हैं। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी। अब प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस के जो भंडार है साथियों, शाहगढ़ जैसलमेर में और तनोट जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना शाहगढ़ जैसलमेर और तनोट जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन साथियों फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? फ्लोराइड की बात करते हैं तो ये मांडो की पाल डूंगरपुर में पाए जाते हैं। फ्लोराइड कहाँ पर पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है साथियों मांडो की पाल डूंगरपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम की बात करते हैं तो रोहिल गांव सीकर के अंदर है। ये तो मैं आपको करंट जब पढ़ाता हूँ तो डेली पढ़ाता ही हूँ।
कुराड़िया के अंदर पाया जाता है। यूरेनियम, कुराड़िया और रोहिल गांव, सीकर। पायराइट भी आपसे पूछा जाए तो सलादीपुर, सीकर। पायराइट की खान कहाँ पर है? सलादीपुर, सीकर के अंदर है। ये भी मैं जब करंट पढ़ाता हूँ आपको पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है रोक पासपेट, बहुत फेमस प्रश्न है साथियों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर इसकी खान है। साथ ही आपको याद रखना है एक तो जैसलमेर, बांसवाड़ा और एक जयपुर, इसमें भी इनके अवशेष देखे गए, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में भी, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो जामर कोटड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बाकी आपको अगर जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर भी पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों किसकी, डोलोमाइट की। देखो, डोलोमाइट के लिए कौन कौन सी खाने फेमस हैं? एक तो है बाजला और एक काबरा है, ठीक है, ये दोनों खाने फेमस हैं। बेरिलियम की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, बेरिलियम की मैं बात करूँ तो बेरिलियम उदयपुर, उदयपुर का आमेट है। जयपुर में बांदर सिंदरी और गुजरवाड़ा। बेरिलियम कहाँ कहाँ पर मिलता है? उदयपुर में तो कहाँ पर मिलेगा? आमेट में। जयपुर में कहाँ पर मिलता है? बांदर सिंदरी, गुजरवाड़ा के अंदर, ठीक है। और उपयोग, देखो बेरिलियम का उपयोग होता है परमाणु शक्ति के अंदर, ठीक है। बेरिलियम का उपयोग किस में होता है साथियों? परमाणु शक्ति में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई, और इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगी भाई, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। जैसे आप हैंड रिटन नोट्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोहा अयस्क, देखो लोहा अयस्क की अगर अपन बात करते हैं तो लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पर मिलता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। लोहा अयस्क ध्यान रखना, एक तो भीलवाड़ा याद रख लेना आप लोग, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में पुर बनेड़ा की खान जो है लोहा अयस्क के लिए है। जयपुर में जो है मोरिजा बानोला खान से लोहा अयस्क निकाला जाता है। दौसा के अंदर ध्यान रखना, एक तो नीमला रायसीला लोहा अयस्क के लिए है और एक लाल सोट है, ठीक है। लोहा अयस्क भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा। लोहा अयस्क के लिए जयपुर, मोरिजा बानोला, और एक है दौसा, नीमला रायसीला, लालसोट। उदयपुर की नाथरा पोल, ठीक है, उदयपुर की नाथरा पोल लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है। डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, ये भी लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलो, तांबा भाई, तांबा पूछा जाता है। देखो, तांबा अजमेर से भी निकलता है, हनोतिया और सेवर से, ठीक है। तांबा की खाने अजमेर में है, हनोतिया और सेवर में। और झुंझुनू में ध्यान रखना साथियों, झुंझुनू की जो खाने हैं वो है, एक तो मदान कुदान की खाने हैं, खेतड़ी, सिंगाना, अकावाली की, कोलिहन, चांदमारी, ये झुंझुनू की खाने हैं। कौन कौन सी? मदान कुदान, खेतड़ी, सिंगाना, अकावली और कोलिहान, चांदमारी, ठीक है। सीकर में कौन कौन सी खानी है? बन्नो वालों की डाणी, यहाँ से तांबा निकाला जाता है सीकर से, ठीक है। अलवर ध्यान रखना, खोदरीबा, भगोनी क्षेत्र, अलवर, खोदरीबा, भगोनी क्षेत्र, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करूँ तो भीलवाड़ा में एक तो है पुरदरीबा और एक बनेड़ा क्षेत्र, ठीक है। भीलवाड़ा में पुरदरीबा और बनेड़ा क्षेत्र, याद रखिएगा आप लोग। उदयपुर की मैं बात करूँ तो उदयपुर में एक तो अंजनी है और एक चानी खान है, ठीक है, ये तांबे के लिए है। सिरोही के अंदर गोलिया और पीपेला, सिरोही में गोलिया और पीपेला, ठीक है। और तांबा प्रगालक कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तांबा प्रगालक की जो है यूनिट कहाँ पर लगी हुई है? झुंझुनू के अंदर लगी हुई है, ठीक है। अब आती है बात मैग्नीज की, ठीक है, ये रहा मैग्नीज। मैग्नीज की खानों की अगर मैं बात करूँ साथियों तो बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा में कहाँ कहाँ पर है? तो लीलवानी है, नरडिया है, सिवोनिया है, सागवा, कांसला, तलवाड़ा और काला खूंटा, क्लियर है। बांसवाड़ा, लीलवानी, नरडिया, सिवोनिया, सागवा, कांसला, तलवाड़ा और काला खूंटा, याद हो जाएगा, ठीक है। राजसमंद की मैं बात करता हूँ तो नगेड़िया है, राजसमंद, नगेड़िया। और उदयपुर में ध्यान रखना है आपको, छोटी सार और बड़ी सार। उदयपुर में कहाँ कहाँ पर मैग्नीज की खाने? छोटी सार और बड़ी सार, ठीक है। गारमेट तांबड़ा की बात करते हैं तो ये राजमहल टोंक के अंदर है, देवली, राजमहल टोंक, ठीक है, गारनेट तांबड़ा के लिए फेमस है। अब बात आती है सीसा जस्ता की। देखो भाई, सीसा जस्ता की अगर मैं बात करूं, सीसा जस्ता अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद, राजसमंद का राजपुर दरीबा, राजसमंद का राजपुर दरीबा। चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का ध्यान रखना, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के अंदर ध्यान रखना सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाया गया है, जो कि सीसा जस्ता क्या है? प्रद्रावक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीसा जस्ता प्रद्रावक कहाँ पर लगा हुआ है? चित्तौड़गढ़ चंदेरिया, जिसे अपन कहते हैं सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, ठीक है। उदयपुर की जो खाने हैं साथियों सीसा जस्ता की, वो है एक तो जावर, माचिया मगरा और एक बलियारिया, ठीक है। और उदयपुर के देवारी में साथियों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना भी है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है, तो ये देवारी, देवारी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर में साथियों सीसा जस्ता अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? जावर, माचिया मगरा और बल्हारिया, ठीक है। अलवर में कहाँ कहाँ है? देखो, सीसा जस्ता अयस्क क्षेत्र अलवर में गुड़ा किशोरी दास, ठीक है, जहाँ से सीसा जस्ता निकला जाता है।
सवाई माधोपुर की बात की जाए तो चौथ का बरवाड़ा है, ठीक है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है। और भीलवाड़ा में सीसा जस्ता क्षेत्र है, गुलाबपुरा, पुरबनेड़ा और रामपुरा अगूचा। तीनों खाने आपको याद रखनी है, ठीक है। भीलवाड़ा में गुलाबपुरा, पुरबनेड़ा और रामपुरा अगूचा, ठीक है। चलो देखो, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन ध्यान रखना सिरोही वालदा के अंदर, नागौर डेगाना में, ठीक है। टंगस्टन कहाँ कहाँ पर मिलता है? सिरोही वालदा और नागौर डेगाना, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें साथियों जिप्सम की। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। जिप्सम राजस्थान में कहाँ कहाँ पर मिलती है? बीकानेर में मिलती है, नागौर में मिलती है, श्रीगंगानगर में मिलती है और हनुमानगढ़ में मिलती है, ठीक है। स्वर्ण भंडार की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, स्वर्ण भंडार देखिएगा, स्वर्ण भंडार बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा में कहाँ पर है? देखिएगा, जगपुरा, दिलवाड़ा पेटी, आनंदपुरा भूकिया और तिमरान माता। कौन कौन सा है? जगपुरा, दिलवाड़ा पेटी, आनंदपुरा भूकिया, ठीक है, और तिमरान माता। ये सोने के भंडार यहाँ पर देखे गए हैं, खोजे गए हैं, ठीक है। चलो भाई, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत ग्रह। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत ग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पर है कपूरड़ी, जालिपा बाड़मेर और बरसिंगसर बीकानेर, पलाना बीकानेर, मेड़ता नागौर। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत ग्रह आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ कहाँ पर है साथियों? कपूरडी और जालिपा बाड़मेर में, बरसिंगसर और पलाना बीकानेर में, मेड़ता नागौर में। क्लियर है? चलो, खान एवं भू विज्ञान निदेशालय कहाँ पर है? खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ये उदयपुर के अंदर है, याद रखना है भाई, ठीक है। चलो, हीरा, हीरा की खान ध्यान रखना प्रतापगढ़ के अंदर केसरपुरा में है। कहाँ पर है साथियों? प्रतापगढ़ केसरपुरा में है। उर्वरक खनिज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, उर्वरक खनिज के अंतर्गत आते हैं पोटास, जिप्सम, पाइराइट, रॉक फास्फेट। उर्वरक खनिज आते हैं पोटास, जिप्सम, पाइराइट, रॉक फास्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों उद्योगों के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, अपन एक ही क्लास में जो है कितने टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अपन बात कर लेते हैं अब उद्योगों के बारे में, ठीक है ना। उद्योगों की बात करते हैं। देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। वैसे तो उद्योगों के बारे में भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया है, पर इसी में रिवीजन कर लेना, अलग अलग वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग पूछा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है। देखो, सबसे पहले जब उद्योगों की बात आती है तो भीलवाड़ा जो नगरी है साथियों वो अवश्य चर्चा में रहती है, और इसका नाम भी जो है वो पॉपुलर रहता है क्योंकि बात आई है उद्योगों की। क्योंकि भीलवाड़ा, ध्यान रखना साथियों, भीलवाड़ा को अपन कहते हैं टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। किस नाम से जानते हैं भीलवाड़ा को? टेक्सटाइल सिटी के नाम से। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा को कहते हैं, जहां पर 14 मिलें जो है कार्यरत हैं, ठीक है। देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना कहाँ पर कब होती है? सन 1938 में। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर की जाती है भाई। मेवाड़ टेक्सटाइल जो कंपनी है उसकी स्थापना होती है 1938 में भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, भीलवाड़ा को साथियों वस्त्र निर्यातक जो है दर्जा कब दिया गया था? वस्त्र निर्यातक नगर का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? सन 2009 में। किसके द्वारा दिया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि पूछा जाए कि भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया था? 2009 में। किसके द्वारा दिया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। तो भीलवाड़ा से संबंधित सारे फैक्ट क्लियर है। चलो, स्पाइस पार्क आपसे पूछा जाए, स्पाइस पार्क जो प्रथम तो कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में है। देखो, प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। जबकि दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, एग्रो फूड पार्क की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, एग्रो फूड पार्क की अगर मैं बात करूँ तो एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ पर है? प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एग्रो फूड पार्क विकसित क्यों किए गए हैं? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड पार्क क्यों लगाए जाते हैं? कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड पार्क लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रथम एग्रो फूड पार्क है रानपुर कोटा में, और द्वितीय एग्रो फूड पार्क है बोरानाडा जोधपुर में। तृतीय जो है एग्रो फूड पार्क है उद्योग विहार श्रीगंगानगर में। और चतुर्थ एग्रो फूड पार्क है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर। और पांचवा प्रस्तावित है कहाँ पर? झालवाड़ के अंदर जो निजी क्षेत्र का है, ठीक है। पांचों याद रखना है आपको।
पहला रानपुर कोटा में है, दूसरा बोरनाडा जोधपुर में है, तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में है, चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है और पांचवा कहाँ पर है, प्रस्तावित झालावाड़ केंद्र है जो निजी क्षेत्र है। एग्रो फूड पार्क साथियों कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, देखो भाई मेगा फूड पार्क कहाँ पर है। मेगा फूड पार्क की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसकी स्थापना की जा रही है किशनगढ़ रूपनगढ़ अजमेर में, और ध्यान रखना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये तैयार किया गया है। उद्घाटन किया गया था इसका साथियों ध्यान रख लेना हरमनप्रीत कौर बादल के द्वारा, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के द्वारा मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया गया था और इसकी स्थापना की गई है किशनगढ़ रूपनगढ़ अजमेर में, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, उद्घाटन कौन करती है इसका, हरमनप्रीत कौर बादल। ठीक है, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग मंत्री हैं। देखो भाई अब अपन बात करते हैं साथियों चंबल फर्टिलाइजर्स की। अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, देखो भाई चंबल फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ पर है तो ये गडेपान गांव के कोटा के अंदर है, ये लगाई गई है। ध्यान रखना है साथियों जो चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स जो लिमिटेड कंपनी है ये गडेपान गांव कोटा में है। गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कारखाना है, जो किसके लिए है, खाद के लिए। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स किसके लिए है, खाद के लिए है। और आपको पता होगा करंट अफेयर्स में आपने नमो ड्रोन दीदी योजना पढ़ी होगी साथियों। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है उनको प्रशिक्षण कौन देगा, चंबल फर्टिलाइजर्स देगा। ठीक है, इसके द्वारा ही उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, गैस आधारित है, निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद कारखाना है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो गडेपान गांव कोटा के अंदर स्थित है। क्लियर है, चलो भाई राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स देखो कपासन गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद कारखाना है, ध्यान रखना। ये क्या काम करता है, देखो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स क्या काम करता है तो ध्यान रखना ये काम करता है डीएपी खाद बनाने का, यानी कि जिसे अपन कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट खाद का कारखाना, जो किसानों के लिए बेहद उपयुक्त है। डीएपी खाद क्योंकि ज़्यादातर मांग भी इसी की बढ़ती है साथियों। ठीक है, और एक है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग, ये कोटा के अंदर है। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उद्योग जो कहाँ पर है साथियों, कोटा के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। देखो भाई सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, जयपुर में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों ये कहाँ पर है, जयपुर में है। और ध्यान रखना साथियों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ध्यान रखना ये नागौर के अंदर है। नागौर में भी कहाँ पर, डीडवाना में है। ये साथियों सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड के लिए जाना जाता है, यानी कि इसका काम क्या है, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड ये निर्माण का कार्य करते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, जो डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलो याद रखिएगा सभी साथी भाई। ठीक है ना, चलो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों किसकी, सफ़ेद सीमेंट की। देखो सफ़ेद सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, सफ़ेद सीमेंट की मैं बात करता हूँ, जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर में है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, एक तो जेके वाइट सफ़ेद सीमेंट है जो कि गोटन नागौर में है, एक बिड़ला वाइट सीमेंट है जो कि भोपालगढ़ जोधपुर में है। बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ पर है, भोपालगढ़ जोधपुर में, और एक कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा में है। ठीक है, अब देखो सीमेंट की मैं बात करता हूँ, सीमेंट जेके सीमेंट कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा में है, और मंगलम सीमेंट कहाँ पर है, मोडक में है, और श्री सीमेंट कहाँ पर है, ब्यावर में है। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक, श्री सीमेंट ब्यावर। ठीक है, याद रखना है। अब देखो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं टायर एवं ट्यूब की, कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद, टायर एवं ट्यूब का कारखाना कहाँ पर है, कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद में है। कांच उद्योग यानी कि ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है साथियों, धौलपुर के अंदर है। रमकड़ा उद्योग कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में है, कांच उद्योग धौलपुर में है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं किसकी, लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पर है तो ये अलवर में है, यानी कि अशोक लेलैंड ट्रक की फैक्ट्री कहाँ पर है, अलवर में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है, कोटा में है। स्टेट टेनरिज लिमिटेड कहाँ पर है, ये टोंक में है। और राजस्थान
एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर के अंदर है, ठीक है। ऊन मंडी कहाँ पर है साथियों? बीकानेर के अंदर है। संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। और गारमेंट सिटी किसको कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, नोट लगा करके लिख लेना कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब लागू की गई थी? सन 2021 में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में लागू की गई थी। क्लियर है? याद रखिएगा। देखो भाई, यहां से प्रश्न बन सकता है, देखिएगा। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक ISI के संगठन क्षेत्र। देखो 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक कौन कौन से हैं? देखिएगा, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, उर्वरक है, इस्पात है, कच्चा तेल है, रिफाइनरी उत्पाद है, कोयला है और सीमेंट है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि 8 प्रमुख उद्योग जो सूचकांक संगठन क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है, तो प्राकृतिक गैस, बिजली को रखा गया है, उर्वरक, इस्पात, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद को, कोयला और सीमेंट, इनको रखा गया है, ठीक है। तो ये वो 8 के 8 उद्योग हैं, आठों के आठों आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे अपना जो टॉपिक है वो आता है साथियों मिट्टियों को लेकर के। और मिट्टियों को लेकर के भी साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जो नई प्रकार की मिट्टियां हैं आजकल, वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो मिट्टियां कौन कौन सी है उसकी अपन जो है वो चर्चा कर लेते हैं। देखो देखो भाई, नई मिट्टियां हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं अपन एरिडीसोल्स की, ठीक है। एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स मिट्टी, ये मिट्टियां 100% एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। देखो इसको अपन बालू मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? बालू मिट्टी के क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जो जलवायु होती है शुष्क एवं शुष्क होती है, ठीक है, जलवायु होती है शुष्क। उपमृदाकरण की बात करते हैं तो ऑर्थिड, इसका जो उपमर्दाकरण नाम आपसे पूछा जाए कि एरिडीसोल्स का जो उपमर्दाकरण नाम है ऑर्थिड है, यानी कि इसका जो उपमर्दाकरण जो सोल्ट्स होता है वो ऑर्थिड होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं कैल्सी ऑर्थिड्स आते हैं, पेली ऑर्थिड्स आती है, सेलो ऑर्थिड्स आती है और कैम्बो ऑर्थिड्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑर्थिड्स क्या है? इसका उपमर्दाकरण है, ठीक है। और ऑर्थिड के नाम से कैल्सी ऑर्थिड, पेली ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड और कैम्बो ऑर्थिड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये 4 ऑर्थिड्स हैं। ये किन किन जिलों में पाई जाती है? सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र याद रख लेना एक तो। एरिडीसोल्स जो मिट्टी पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और एक याद रख लेना आप लोग, जोधपुर, पाली, नागौर और जालौर। जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर, ठीक है, जोधपुर, पाली, नागौर और जालौर, ठीक है। एरिडीसोल्स मिट्टी बालू मिट्टी का क्षेत्र है, जलवायु शुष्क है। उप मृदाकरण इसका जो दूसरा नाम है, इसको अपन ऑर्थिड के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो आते हैं कैल्सी ऑर्थिड आता है, पेली ऑर्थिड्स आता है, सेलेर ऑर्थिड्स आता है, कैम्बो ऑर्थिड्स आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो वर्टिसोल्स, ये एग्जाम में खूब बार पूछी जाती है। वर्टिसोल्स मिट्टी की बात करते हैं। देखो वर्टिसोल्स मिट्टी की बात करते हैं, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे अपन क्ले कहते हैं। जलवायु इसकी आर्द्र एवं अति आर्द्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टिसोल्स जो मिट्टी होती है साथ ही उसकी जलवायु कैसी होती है? आर्द्र और अति आर्द्र होती है। ये काली मिट्टी के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी यानी कि हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। 4 जिलों के अंदर आते हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। मेन तो इसमें 4 जिले आते हैं, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। इसके साथ साथ ही बांसवाड़ा और भरतपुर भी आते हैं, इनको भी ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखो आप लोग अल्फी सोल्स की बात करते हैं। अल्फी सोल्स, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अल्फी सोल्स कहाँ पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो जहाँ जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पर अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। इसकी जो जलवायु किस प्रकार की होती है? देखो उपार्द्र और आर्द्र, ध्यान रखना। अल्फी सोल्स जो मृदाएं साथियों, इसकी जो जलवायु होती है उप आर्द्र होती है और आर्द्र होती है, ठीक है। ये किन किन जिलों में पाई जाती है वो भी जान लो भाई। जिले ध्यान रख लेना, जयपुर के अंदर पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, दौसा में पाई जाती है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ध्यान रखना है। अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन जिलों के अंदर जो है अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, याद रखना है। जहां जहां से नदियां प्रवाहित होती है वहां वहां पर अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है और वहीं पर नवीन जलोढ़ मृदा भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आती है साथियों एंटी सोल्स मृदा। देखो एंटी सोल मृदा की मैं बात करूं, एंटी सोल्स, एंटी सोल्स मृदा रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र है। एंटी सोल्स जो मृदा होती है ये रेगिस्तानी क्षेत्र का मिट्टी है, ठीक है। रंग हल्का भूरा होता है,
ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न आपसे एंटी सोल्स से याद रख लेना कि एंटी सोल्स वहां पाई जाती है जहां पर रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एंटी सोल्स का रंग होता है हल्का भूरा। इसके दो उपमृदाकरण हैं साथियों, ठीक है। कितने उपमृदाकरण हैं? दो उपमृदाकरण हैं। एक तो आते हैं सोमेंट्स और एक आते हैं फ्लूमेंट्स, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीसोल्स के जो है दो उपमृदाकरण हैं, सोमेंट्स और फ्लूमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? इंसेप्टिसोल्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? इंसेप्टिसोल्स की। ये साथियों एक पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ जहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी वहां पर इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जलवायु इसकी अर्ध शुष्क और आर्द्र होती है, ठीक है। इंसेप्टिसोल जो मृदा होती है इसकी जो जलवायु होती है अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, ठीक है। देखो, सिरोही, पाली और राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये सभी के सभी पर्वतीय जिले हैं। यहाँ पर सातवीं इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। किस किस में? सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर, उदयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। सारी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखो भाई, जहां से भी पूछा जाता है, देखो नवीन जो मिट्टियां हैं, गंगानगर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखो, गंगानगर में दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। रेवेरिना जिसको अपन कहते हैं रेवेरिता, रेवेरिना जिसे रेवेरिता कहते हैं, और एक आती है साइरोजेक्स। साइरोजेक्स मिट्टी गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना और रेवेरिता श्रीगंगानगर में पाई जाती है। बीकानेर, बीकानेर ध्यान रखना जिप्सी फेरस, बीकानेर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जिप्सी फेरस मिट्टी बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर, सॉरी बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं लाल लोम मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। देखो, लाल लोम मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, बताओ। लाल लोम मिट्टी तो डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चंबल, देखो चंबल की बात करते हैं, चंबल नदी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चंबल नदी का बीहड़ भूमि, यहाँ इसी के प्रवास क्षेत्र में पाई जाती है बीहड़ भूमि, और इसी का जो प्रवास क्षेत्र है उसे अवनलिका अपर्दन कहते हैं, मिट्टी अपर्दन कहते हैं। और कंदरा समस्या कहाँ पाई जाती है? चंबल प्रवाहित क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसी को अपन उत्खात इस्लाकृति कहते हैं, जो इसका प्रवास क्षेत्र होता है, ठीक है। देखो भाई, सेम की समस्या क्या होती है? यहाँ से भी डेफिनेट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सेम की समस्या। देखो, सेम समस्या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? जो इंदिरा गांधी नहर है साथी, वहां पर जल बढ़ जाने के कारण से जो है सेम समस्या होती है। बड़ोपाल गांव इसके लिए जाना जाता है। देखो, जो है बड़ोपल गांव है, किसके लिए जाना जाता है? सेम समस्या के लिए जाना जाता है। जल भराव के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है सेम की समस्याएं पाई जाती, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, बांका पट्टी कौन सी है? बांका पट्टी यानी कि कुबड़ पट्टी, ये कहाँ पर है? ये फ्लोराइड युक्त मिट्टी है साथियों, ध्यान रखना है, फ्लोराइड युक्त है, ठीक है ना। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, ध्यान रखना है आपको, फ्लोराइड युक्त है। नागौर और अजमेर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी फ्लोराइड युक्त है। नागौर यानी कि अजमेर में ये पाई जाती है, ध्यान रखना है। फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है साथियों, ठीक है। कौन सी पट्टी है ये? फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है, जिसे अपन कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहते हैं। नागौर और अजमेर जिलों में पाई जाती है, ये याद रखना है। और ये फ्लोराइड से युक्त होती है, ठीक है। देखो, इसके बाद देखो भाई, मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो भाई, मध्यम काली जो मिट्टी है साथियों, ये कहाँ पर पाई जाती है? देखो, मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों ही जिले याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में, ध्यान रखना है। इस मिट्टी को अपन स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहती हैं, और कपास व धान के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है राजस्थान पशु संपदा। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लो भाई, फैक्ट के अनुसार अपन देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो, राजस्थान में साथियों प्रथम पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? 17 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 17 फरवरी 2010 को। राज्य में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? सन 2012 में, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। राज्य में 19वीं पशु गणना कब लागू की गई थी?
2012 में यानी कि पशु गणना की गई थी, लागू नहीं, यानी कि की गई थी। ठीक है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से देश में सेकंड स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। 20वीं पशु गणना की अगर मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रखना है, ऊंट व गधों के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान है। ये जारी की जाती है रिपोर्ट सन 2019 में। 20वीं पशु गणना कब जारी की जाती है? सन 2019 में, ध्यान रखना है। और पशुधन में साथियों राजस्थान जो है यूपी के बाद सेकंड स्थान है। पशुधन में ध्यान रखना साथियों, 20वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें 1.61% की कमी होती है। और प्रति 1000 पशुओं की जनसंख्या में ध्यान रखना कितनी है? 829 है। यानी कि प्रति 1000 पशुओं की जनसंख्या अगर अपन ने करी है तो 829 ही पाई गई है। पशु घनत्व कितना है अपने राजस्थान में? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पशु घनत्व आपसे पूछा जाए तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं पशुओं की। प्रथम स्थान है ऊंट व गधों के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है बकरी, जो कि प्रथम है। गायों के अंदर गोवंश में राजस्थान छठा स्थान है। ठीक है। सर्वाधिक के मामले में सेकंड स्थान है। सर्वाधिक के मामले में सेकंड है, जबकि ऑल ओवर बात करें तो छठा स्थान है। भेड़ के मामले में, भेड़ें साथियों, भेड़ के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, जबकि सर्वाधिक भेड़ों के मामले में चौथे नंबर पर है। घोड़ों के मामले में राजस्थान थर्ड स्थान पर है साथियों, याद रखिएगा। भैंसों के मामले में राजस्थान सेकंड स्थान है, जबकि सर्वाधिक के मामले में थर्ड स्थान है। ठीक है। अब पशु संपदा से कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, केंद्रीय एवं ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में है, जो कि 1987 में स्थापित किया गया था। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में है। सबसे पुरानी डेयरी पदम डेयरी है, जो कि अजमेर में है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, जिसकी स्थापना सन 1988 में की गई थी। और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है साथियों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अवेनिका अविका नगर टोंक में। ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर टोंक में। ठीक है। देखो, भेड़ों की नस्लों के बारे में बात करते हैं भाई। भेड़ की प्रमुख नस्लों की चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक मिनट भाई। देखो, भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सोनाड़ी नस्ल की। ठीक है, जिसे अपन चनौथर भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं, ये लंबे कान और लंबी पूंछ वाली होती हैं। ठीक है। इसके बाद आती है खेरी नस्ल, जो जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। एक है चोकला नस्ल, जो भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। चोकला को अपन कहते हैं भारतीय मेरिनो, जो छापर या शेखावाटी भी कही जाती है। छापर व शेखावाटी के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। एक आती है जैसलमेरी भेड़, जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। ठीक है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ कौन सी है? तो वो जैसलमेरी है। ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो जैसलमेरी भेड़ है, इसकी ऊन किसके लिए फेमस है? गलीचे के लिए उपयुक्त है। ठीक है। मारवाड़ी की बात करते हैं तो भेड़ें लंबी दूरी तय लंबे समय तक निरोगी रहती हैं। मारवाड़ी जो नस्ल होती है साथियों, इस नस्ल की भेड़ें लंबी दूरी तय करती है और लंबे समय तक ये निरोगी रहती है। इनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत शानदार रहता है। ठीक है। इनका इम्यून सिस्टम हाई रहता है, याद रखना है। ठीक है। नाली एक भेड़ आती है, भेड़ की नस्ल आती है नाली। ये ऊन लंबे रेशे वाली कालीन बनाने योग्य। इसकी जो ऊन होती है साथियों, वो लंबे रेशे वाली होती है, जो कि कालीन बनाने में उपयुक्त होती है। ठीक है। एक नस्ल है मालपुरी, एक है पूगल, जो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। एक बागड़ी नस्ल है, एक मगरा है, जिसको चक्री और बीकानेरी चोकला कहते हैं। तो मगरा नस्ल है, इसको अपन बीकानेरी चोकला यानी चक्री कहते हैं। ठीक है। पूगल बीकानेर है, बागड़ी है। ठीक है। चलो आगे देखो भाई, गोवंश की प्रमुख नस्ल। गोवंश की प्रमुख नस्ल की बात करते हैं। देखिएगा, गाय की एक हरियाणवी नस्ल है और एक मेवाती नस्ल है और एक मालवी नस्ल है। तीनों नस्लें याद रखनी, हरियाणी, मेवाती और मालवी। ठीक है। एक आती है नागौरी नस्ल।
नागौरी नस्ल के जो बैल जो हैं साथियों बाहर ढोने के लिए व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। गाय की जो नागौरी नस्ल है उसके जो बैल हैं बाहर ढोने के लिए और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध हैं। गाय की एक और नस्ल आती है राठी, जो बीकानेर के अंदर पाई जाती है, जो कि दूध के लिए साथियों सर्वाधिक उपयुक्त है, जो कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और ये एक सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। गिर की बात करते हैं तो ये अजमेर में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है, सौराष्ट्र प्रदेश की ये मूल नस्ल है, राजस्थान में इसको रेंडा कहते हैं और अजमेर में इसको अजमेरा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। थार पारकर नस्ल हर एग्जाम में पूछी जाती है। बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मालानी व थारी की मिक्स है, दुग्ध उत्पादक हेतु जानी जाती है, बाड़मेर व जैसलमेर में भी ये पाई जाती है। ठीक है, सांचौर कांकरेज भी कहते हैं इसको, जालूर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है और इसके बैल तेज दौड़ने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। जो गाय की सांचौर नस्ल होती है सांचौर के अंदर पाई जाती है, कांकरेज भी इसको कहते हैं, सांचौरी कांकरेज जालौर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। इसके जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ने व बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो भाई अगला देखो, ऊंट की प्रमुख नस्लें। ऊंट की प्रमुख नस्लें जैसलमेरी है, गुरहा है। रोग इसमें साथियों सर्रा रोग आता है, तिरबसा सर्रा तिबरसा रोग आता है, जो कि 3 वर्ष तक होता है, ध्यान रखना है आपको। ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर में है। ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए मिनी प्लांट लगाए गए हैं जयपुर में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। देखो, ऊंटनी के दूध के लिए प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए जो है मिनी प्लांट है जयपुर में लगाया गया है, ध्यान रखना है साथियों। गौमठ यानी कि मेवाड़ी नस्ल पाई जाती है। ऊंट की जो है गौमठ और मेवाड़ी नस्ल है। नाचना नस्ल फेमस नस्ल है जो जैसलमेर में पाई जाती है, सवारी कार्य के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आती है साथियों बकरी की नस्ल। बकरी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? देखिएगा, इसकी विशेषता नहीं पूछना है आपको, सिर्फ इनकी नस्लें याद रखनी है। ठीक है, जखराना बकरी की नस्ल है, जमुनापरी भी बकरी की नस्ल है, मारवाड़ी बकरी की नस्ल है, बर्बरी बकरी की नस्ल है, सिरोही भी बकरी की नस्ल है, लोही बकरी की नस्ल है, शेखावाटी बकरी की नस्ल है और झड़वारी बकरी की नस्ल है। ठीक है, लेकिन बकरी ध्यान रखना 151 दिन में गर्भवती हो जाती है साथियों। कहते हैं कि 6 महीने में 2 बार ये बच्चा देती है। ठीक है, देखो भैंस की प्रमुख नस्ल की बात करते हैं भाई। भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन से? मुर्रा नस्ल है भैंस की, पंडरपुरी भैंस की नस्ल है, मेहसाणा भैंस की नस्ल है, खुंडी भैंस की नस्ल है, रावी भैंस की नस्ल है, जमुना, सूरती, नागपुरी, भोरा और भदावरी, ये सब भैंसे की नस्लें हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, याद रखना है, सारी की सारी नस्लें आपको याद रखनी है। ठीक है, मुर्रा, पंडरपुरी, मेहसाणा, खुंडी, रावी, जमुना, सूरती, नागपुरी, भुर्रा और भदावरी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, घोड़े मालानी नस्ल के पाई जाती है, मुर्गा, कड़कनाथ। घोड़ों की नस्ल होती है मालानी। ठीक है, मुर्गा, कड़कनाथ, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये क्लास साथियों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास का जो है समय भी बीत चुका है और क्लास साथियों लगभग 1 घंटे के आसपास अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्लास जो है साथियों आपको कैसी लगती है? क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट करके। देखो, 45 नंबर का लगभग आपके जीके आएगा, 45 नंबर का। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, क्लास आपने शेयर करी, चैनल को सब्सक्राइब किया, क्लास को आपने लाइक किया, ये क्लास आपको मिलेगी साथियों डेली बेसिस पर। डेली ये क्लास मिलेगी और लगभग में साथियों ज़्यादा नहीं पर आपके साथियों 38+ जो प्रश्न है वो मैं मेरी क्लासों से सही करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, 38+ प्रश्न जो है मैं आपको मेरी क्लासों से सही करवा के दिखा दूंगा, रिवीजन करवाऊंगा, 38+ प्रश्न मैं आपको लाकर दिखा दूंगा। ठीक है, पर क्लासों को आपको जो है वो शेयर करना पड़ेगा, अपने मित्रों के साथ क्लासों को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, अपनी क्लासों पर ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते लेकिन क्लासें अपनी कम भी नहीं रहती। ठीक है, तो 38 प्रश्न जो है, 38 प्रश्न में कह सकता हूँ कि मेरी क्लासों से आपको जरूर देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के। ठीक है, और
क्लास आपको कैसी लगती है वो तो कमेंट करके आप क्लास बताओगे ही सही। पॉजिटिव कमेंट आपको करना है, अच्छा कमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आज अपन ने लगभग 4-5 टॉपिक पर चर्चा करी है। कल अपन फिर से 4-5 टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी को 4 या 5 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आर्ट एंड कल्चर ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को साथियों राधे राधे, सभी को जय श्री राम, ठीक है। सभी साथियों को मेरी तरफ से जय श्री राम, ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और लाइक जरूर करें, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक जरूर करके जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ ऐप में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुमाऊं जीएस के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई।